तो क्वेश्चन है, आपके पास एक वॉल है, ये रही वॉल, ठीक है, किसी क्यूब की वॉल है, क्यूब कंटेनर है और पीछे लिक्विड है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, अगर ये पीछे लिक्विड है तो ऑब्वियसली ये इस वॉल पे फोर्स लगा रहा होगा कुछ ना कुछ। अब फोर्स भी कम ज़्यादा है, क्यों कम ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है लिक्विड का, यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, सबसे बेस पे सबसे ज़्यादा है। तुम्हें ये क्यूबिकल या जो भी एक रेक्टेंगुलर या एक शेप में, आपको क्यूबॉइड की शेप में ये कंटेनर गिवन है, मैंने साइड वॉल बनाई है जिसका बेस का एरिया क्या है 2/3, 2/3 का एरिया है, फ्लोर का एरिया 2/3 है। तो ऑब्वियसली गिवन है यहाँ पर ये 2 है। क्वेश्चन है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर एट बॉटम ऑफ द टैंक। ये बॉटम है, बॉटम पे लिक्विड ने कितनी फोर्स लगाई ये बताएं। बॉटम का फ्लोर एरिया कितना है 3 × 2 6 और हाइट कितनी है वाटर की 1। तो प्रेशर बेस पे क्या लगेगा HROG और बेस का एरिया कितना है 6, 3 × 2। तो फोर्स की वैल्यू आ गई। हाइट आपको 1 पता है, डेंसिटी आपको 1000 पता है, जी आपको 10 पता है, 3 × 2 आंसर। लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया, वो कह रहा है एक स्ट्रिप लो, ये एक पट्टी ले लो, स्ट्रिप लो। तो ये एक स्ट्रिप ले ली, इस स्ट्रिप की डिस्टेंस की वैल्यू ऊपर से x है, तो नीचे से क्या है 1 - x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है 1। इस स्ट्रिप पे लिक्विड ने क्या लगाई होगी फोर्स की वैल्यू, फोर्स कितनी लगाई ये क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले यहां पे क्या निकालूं, इसका लिक्विड का प्रेशर, स्ट्रिप के ऊपर लिक्विड का प्रेशर, और फिर स्ट्रिप के एरिया से उसे क्या कर दूं मल्टीप्लाई। स्ट्रिप का प्रेशर यहां पर क्या होगा, लिक्विड की हाइट यहां से ऊपर से नीचे कितनी है x, तो प्रेशर क्या होगा XROG, और एरिया इसका कितना है, अगर ये स्ट्रिप dx है और ये देखो ये dx है और ये डिस्टेंस आपको 2 गिवन है, तो एरिया क्या बनेगा 2 × dx। तो आप एक काम करें, XROG को 2 dx से क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो x की फॉर्म में आएगा, डेंसिटी लिक्विड की वाटर की 1000 है, जी आपको 10 पता है, स्मॉल फोर्स की वैल्यू आ गई। ऐसे आंसर मार्क करना पड़ेगा आपको, आंसर x की फॉर्म में दिखेगा। अगला पार्ट इसी क्वेश्चन में ये है, फाइंड टॉर्क ऑफ अवर फोर्स अबाउट द बॉटम। इस फोर्स ने बॉटम के अबाउट टॉर्क लगाया। अब टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो फोर्स तो df है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे से कितना है 1 - x, तो फिर टॉर्क की वैल्यू क्या बनेगी, फोर्स जो ऊपर फोर्स आई इसको 1 - x से मल्टीप्लाई करके स्मॉल टॉर्क आ गया। ये स्मॉल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि फोर्स स्मॉल है तो टॉर्क भी स्मॉल है। नेक्स्ट है, वो कह रहा है पूरी वॉल के ऊपर टोटल फोर्स क्या लगी। हमने एक स्ट्रिप के ऊपर तो फोर्स निकाल ली और टोटल लेंथ कितनी है पूरी वॉल की 1 मीटर। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 1 तक, तो टोटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर आएगा टोटल टॉर्क निकाल लो। तुमने अभी ऊपर स्मॉल टॉर्क तो निकाल लिया था, स्मॉल टॉर्क को भी क्या करेंगे 0 से 1 इंटीग्रेट, और क्या आ जाएगा टोटल टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, टॉर्क फोर्सेस ये कैसे निकलेंगे, ठीक। इसके बाद हमने बैरोमीटर मैनोमीटर डिस्कस किया था। मैनोमीटर और बैरोमीटर में तो कुछ नहीं है, मैनोमीटर में तो यही है कि गैस का प्रेशर निकालता है, और गैस का प्रेशर कैसे निकालता है, गैस जो प्रेशर लगाएगी, यहाँ पे गैस जो प्रेशर लगाएगी उससे मरकरी ऊपर उठ जाएगी, और इन 2 पॉइंट्स का प्रेशर क्या रहता है सेम, क्योंकि नीचे लेने का फायदा नहीं है, मरकरी की हाइट सेम है। तो यहाँ का प्रेशर तो गैस का प्रेशर है, और यहाँ का प्रेशर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HROG। तो इक्वेट कर लेना, गैस का प्रेशर यहाँ पर किसके इक्वल होगा, P एटमॉस्फेरिक प्लस HROG ऐसे, और यहाँ से P एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेफ्ट की तरफ चला गया, तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर को गॉज प्रेशर बोलते हैं। तो ये मैनोमीटर का काम है। और इसके अंदर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये नहीं हमने किया था। अगर इस टाइप के ट्यूब के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये काफ़ी बुक्स में देखने को मिलेंगे, इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, सिखाता हूँ। इसके अंदर ये गिवन है, आपको एक ट्यूब गिवन है, ये ट्यूब है, इस ट्यूब एक नैरो ट्यूब है, और इसके अंदर वो कह रहा है कि एक मरकरी का ड्रॉप है, ये रहा मरकरी का ड्रॉप। एक बार ट्यूब सीधी है, सीधी मतलब ओपन एंड यहां पर है, एक बार ट्यूब उल्टी है, ओपन एंड यहां पर है।
मरकरी और ट्यूब के जहां ट्यूब एंड होती है इसके बीच में एयर है, तो यहां भी एयर है, और मरकरी और ट्यूब जहां एंड होती है उसके बीच में भी एयर है। एयर फंसी हुई है, वैक्यूम नहीं है, एयर है। नहीं तो बंदा सोच सकता है कि शायद वैक्यूम भी हो सकता है, नहीं, एयर है। और यहां पर पी एटमोस्फेयर काम कर रहा है, ऊपर ओपन एंड है, और यहां पर भी पी एटमोस्फेयर काम कर रहा है, ओपन एंड है। आपको इसमें एयर कॉलम पहले जब ट्यूब सीधी पड़ी हुई है तो एयर की ये डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, और मरकरी तो 15 सेंटीमीटर की गिवन है। जब ट्यूब उल्टी हो गई तो एयर कॉलम कितना है 45 सेंटीमीटर, और मरकरी की लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। आपको यह बताना है इस केस में कि यहां पर P का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस फिगर को देखते हुए आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बतानी है कितनी है, ये क्वेश्चन है। फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर P, ये क्वेश्चन है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या है? कुछ भी नहीं किया, एक बार ट्यूब सीधी, एक बार ट्यूब उल्टी, एयर फंसा दी बीच में, और एयर का कॉलम चेंज हो रहा है। एयर का कॉलम क्यों चेंज हो रहा है मैं बताता हूँ। मरकरी बहुत लाइट होती है, मरकरी लाइट मीन्स ऐसे लाइट नहीं है, डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मरकरी बैलेंस करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखो मरकरी नीचे गिरने की कोशिश तो करेगी, एयर क्या लगा देगी अंदर से प्रेशर। एयर का प्रेशर कितना है P1, P1। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चाहता है, ये नीचे जाए, और इस मरकरी का अपना HOG प्रेशर भी क्या चाहता है, ये नीचे जाए। वेट क्या चाहता है, नीचे जाए, और मरकरी भी कहीं ना कहीं प्रेशर लगा रही है, एयर को दबाने की कोशिश कर रही है, पर एयर कहीं ना कहीं तो रुकी जाएगी दबने से। तो कहीं क्यों, क्योंकि एयर का प्रेशर बैलेंस कर जाएगा ऊपर के दो प्रेशर को, राइट। कॉन्सेप्ट क्या इसमें निकल के आएगा, कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का ही कॉन्सेप्ट है। एयर तो गैस की तरह ही काम कर रही है, तुम गैस को क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, तो टेम्परेचर तो चेंज करने को बोला नहीं, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट बॉयज लॉ, P1 इंटू V1 इज अ कांस्टेंट। और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि तुम एयर का बेसिकली क्या कर रहे हो, वॉल्यूम को चेंज कर रहे हो। पहले वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर इंटू एरिया था, एरिया मान लो क्रॉस सेक्शन ए है, तो A इंटू 30 वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम कितना हो गया, A इंटू 45 हो गया। हाँ, क्वेश्चन में गिवन है मरकरी इक्विलिब्रियम में है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फिगर को देखें। फर्स्ट फिगर के अंदर नीचे का प्रेशर कितना है, P है, P है। मरकरी का प्रेशर नीचे की तरफ कितना है, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर ऑफ कॉलम है, और एयर का प्रेशर ऊपर है। अब एयर का प्रेशर ऊपर है, यानी कि ये देखो P1, ये देखो P1 ने बैलेंस किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और 15 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम को लिख सकता हूं यहां पर 15 इंटू रो इंटू जी, जो भी लिखना लिख लेना, बस जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन ना लो, ये शॉर्टकट है। आप सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं लिखा। अब मन में ये मान लें कि ये भी आपको ना P प्रेशर पास्कल में गिवन नहीं है, ये भी सेंटीमीटर के अंदर ही गिवन है, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम या वाटर कॉलम जो भी है, एयर कॉलम। तो मतलब ये भी HOG, ये भी HOG, ये भी HOG, तो मैं हाइट्स के साथ ही क्वेश्चन बना दी। इसे ना वैसे कर सकते हैं, HOG कर सकते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, और कुछ नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप इस केस में बात करते हैं, इस केस में P2 का प्रेशर नीचे की तरफ है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चाहता है कि ये एयर को दबा दे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर की तरफ है, एयर का प्रेशर नीचे की तरफ है, मरकरी का प्रेशर भी नीचे की तरफ। मरकरी का वेट उसको नीचे लेके आ रहा है, ऊपर लेके नहीं जाएगा। तो मरकरी की प्रेशर कहां लगाएगी, नीचे लगाएगी। मतलब एयर और मरकरी का प्रेशर डाउनवर्ड है, जिसको किसने हैंडल किया हुआ है, एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, P2 प्लस 15 सेंटीमीटर। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P2 प्लस 15 सेंटीमीटर, तो P2 क्या आएगा, P माइनस 15, क्योंकि P2 की जो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 15 प्लस P2 है। जो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो P2 प्लस 15 है, P2 प्लस 15 है। तो फिर P2 क्या आएगा, P माइनस 15 है। तो मैंने एयर का प्रेशर P1 निकाल दिया, एयर का प्रेशर P2 निकाल दिया, और मैंने यहां पे पुट कर दिया। एयर का प्रेशर ये रहा, ठीक, और वॉल्यूम क्या है एयर का, A इंटू 30, A इंटू 30, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू 30 इसका वॉल्यूम है। सेकेंड केस में वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू 45, प्रेशर तो हमें पता ही है, एरिया से एरिया कैंसिल करके आपके पास P की वैल्यू 75 आएगी। पीछे लिख दिया उसने मरकरी कॉलम, पर वैसे यहाँ पर क्योंकि हम डिस्टेंस में ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आंसर डिस्टेंस में आएगा। तो 15 सेंटीमीटर के आसपास उसकी हाइट आएगी, पीछे लिख देना मरकरी कॉलम, बात अलग है।
क्योंकि अगर आप यहाँ कंटिन्यू करोगे मरकरी कॉलम तो अपने आप ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, मरकरी कॉलम की कैलकुलेशन आ जाएगी। कर नहीं पाऊंगा, नहीं होनी, अगर होती तो केमिस्ट्री का बॉयल्स कहाँ से आता, फिर वॉल्यूम का तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। तुमने तो गेम प्रेशर से खेल ली, तो प्रेशर इक्वेट कर दो, गैस का कुछ करने, वॉल्यूम को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये बात हो गई। ऐसे ऐड नहीं कर सकते ऐसे, मतलब ये इनिशियल प्रेशर है, ये फाइनल प्रेशर है, तो इनिशियल प्रेशर इक्वल टू फाइनल प्रेशर कहने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे कैसे इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हुआ है। और अगर प्रेशर ही इक्वल होगा तो फिर वॉल्यूम यानी कि फिर सेम है, बात खत्म, जबकि वॉल्यूम तो चेंज हुआ है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। इसके बाद ये क्वेश्चन नहीं किया था। इस क्वेश्चन के अंदर, ये हर किताब में मिलने वाला है आपको क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, आपके पास इमेजिन करो एक रॉड है, ठीक, आपके पास एक रॉड है, ये रॉड 6 मीटर लंबी रॉड है और 12 केजी की रॉड है, ठीक। रिलेटिव डेंसिटी रॉड की 0.5 है, तो हम डेंसिटी ऑफ रॉड तो निकाल ही लेंगे, सही। रिएक्शन आर निकाल लो। हाँ, और हाँ, ये असली क्वेश्चन ये है कि इस रॉड को हिंज कर दिया, यहाँ पे पेच लगाया और हिंज कर दिया, स्क्रू लगाया और इसको हिंज कर दिया। ये फ्री टू रोटेट है, ये रोटेशन तो कर सकती है, पर ये वाला एंड इसका मूव नहीं कर सकता, राइट। पता लग रहा है कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है रोटेशनल इक्विलिब्रियम आने वाला है। क्यों? क्योंकि हिंज है ना, तुमने पानी में डाल दिया, अब मन तो इसका कर रहा है मैं तैर जाऊं ऊपर की तरफ, पर हिंज है तो ये वाला पोर्शन ऊपर उठ गया। क्यों ऊपर उठा? किसने ऊपर भेजा? बॉइंट अप थ्रस्ट ने, बॉइंट फोर्स या अप थ्रस्ट ने, सही है। तुमने एक डब्ल्यू वेट लगा दिया यहाँ पे कोने पे, ताकि कहीं ज्यादा ही ना ऊपर उठ के खड़ा ही ना हो जाए, तो डब्ल्यू वेट लगा दिया, इसका अपना वेट भी 12G था, इसका अपना वेट सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, एक एक्स्ट्रा वेट तुमने और लगा दिया डब्ल्यू, और ये रॉड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ गई। अब थीटा एंगल पे आकर रुक गई, अब ना ये इधर जा रही है ना ये इधर जा रही है। आपको बताना है कितना वेट लगाया, आपको बताना है ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है जो स्क्रू पे लग रही है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ तक? तो इसमें कुल मिला के कितनी फोर्सेस काम करेंगी पहले वो देख लो। पहली फोर्स, यही तो ट्रिक है इसका, यही तो, ये तो क्वेश्चन मैंने पूछना था, तुमने पहले पूछ लिया, ठीक। ये असली कॉन्सेप्ट ही इसी में छुपा हुआ है जो तुमने पूछ लिया। अब बोलो, पहले फोर्सेस बोलो कौन कौन सी है। नॉर्मल रिएक्शन आर है, वेट डब्ल्यू है, एक एक्चुअल वेट है इसका, और एक अप थ्रस्ट है। 4 फोर्सेस हैं, तो मेरे ख्याल से यू, डब्ल्यू, 12G और आर तो क्लियर है। नेक्स्ट, असली कॉन्सेप्ट यही है, इस रॉड का अपना वेट 12G कहां लगेगा? रॉड के सेंटर ऑफ मास पे। अब रॉड जो है वो 6 मीटर लंबी है, सेंटर ऑफ मास 3 मीटर दूर होगा, सेंटर ऑफ मास 3 मीटर दूर होगा, तो सेंटर ऑफ मास 3 मीटर दूर मैंने 12G लगा दिया। ये पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट फोर्स कौन लगाता है? लिक्विड लगाता है। लिक्विड को कोई लेना देना नहीं कि बॉडी का कितना हिस्सा हवा में चला गया, क्योंकि वो हवा में डील ही नहीं करता। पानी क्यों डील करेगा हवा में? पानी तो सिर्फ उस रॉड में डील कर रहा है जो पानी के अंदर डूबी हुई रॉड है, सबमर्ज्ड पोर्शन। तो अप थ्रस्ट कहां लगेगा? ये जो सबमर्ज्ड पोर्शन है, ये क्वेश्चन में 5 मीटर गिवन है, 5 मीटर गिवन है। अप थ्रस्ट इस 5 मीटर के मिड पॉइंट पे लगेगा, 6 पे ही लगेगा, 2.5 पे लगेगा, 2.5 पे लगेगा। यही ट्रिक है इसमें। तो अप थ्रस्ट बॉडी के सेंटर पे नहीं लगेगा, अप थ्रस्ट सबमर्ज पोर्शन के सेंटर पे लगेगा।
और सेंटर ऑफ मास बॉडी के सेंटर पे लगेगा। तो इसलिए अब दो सिचुएशन अलग हो गई। तो अगर ये 3 मीटर पे लग रहा है, ये 2.5 मीटर पे लग रहा है। रॉड वेट W तो निगलेक्ट ही कर दिया ना, कोने पे लगा हुआ है। वैसे राइट साइड शिफ्ट होना चाहिए था, निगलेक्ट करके सेंटर ले लिया। इसमें डेटा इतना गिवन नहीं है कि फिर मुझे कि मैं सेंटर वन नया निकाल लूँ उसका, है ना। वैसे कायदे से सही कह रहे हो कि रॉड बैलेंस नहीं रही, इसका सेंटर मास 3 मीटर पे आएगा नहीं, 3 मीटर थोड़ा दूर आना चाहिए, थोड़ा दूर। हाँ W के, अब W भी कितना भारी ये भी नहीं पता ना, तो कायदे से तो नया सेंटर मास ही निकलना चाहिए जो कि 3 मीटर से दूर आएगा। और वो मेरे ख्याल से निगलेक्ट कर दिया, उसने इतना डिटेल में क्वेश्चन पूछा नहीं, और शायद पूछा भी नहीं होगा इतना कि आप इतना डिस्कस भी कर लेंगे और मैं भी इतना डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, कायदे से बनता है 3 मीटर की दूर बनता है। तो चलो इसमें रॉड की बात करते हैं, तो 6 मीटर, या फिर ऐसा मान सकते हैं कि 12 kg का जो रॉड है, तो W वेट कितना आएगा मेरे को खुद भी नहीं मालूम, लग रहा है काफ़ी कम आने वाला है, तो मैंने 6 मीटर लिया है। तो 3 मीटर का मतलब मैंने ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ मास पे लिया है, तो W यानी कि बहुत बड़ा आएगा नहीं मेरे हिसाब से, बाकी आ जाएगा तो फिर गलत भी हो सकता है क्वेश्चन, वैसे नहीं आएगा। सारी बुक्स में ये तो लिया हुआ है, तो इसको ऐसे लेके चलेंगे। अब इसके अंदर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम तो है ही है, मतलब U प्लस R इज इक्वल टू W प्लस 12G। फर्स्ट इक्वेशन तो बननी है। और दूसरी इक्वेशन क्या बननी है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से, टॉर्क से। कैसे, आप लेटर वाली प्रॉब्लम याद है, लाइन खींच लें, इस लाइन को खींच लें, इस लाइन के इस तरफ जो फोर्सेस हैं वो जो टॉर्क लगाएंगी, इस तरफ जो फोर्सेस हैं वो जो टॉर्क लगाएंगी, वो बराबर हो जाएगा। याद है, एक तरफ और एक तरफ करके हम टॉर्क लिया करते थे। कैसे, अब ये 12G 3 मीटर पे है, तो 12G इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर लें, अगर ये 3 है, ये थीटा है, तो 3 साइन थीटा है, तो इसका टॉर्क क्या आएगा, 12G इंटू 3 साइन थीटा। फिर अपथ्रस्ट ये रहा, अपथ्रस्ट ये एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेशन है, तो सारे डिस्टेंसेस यहां से लेने इक्विलिब्रियम के। तो अपथ्रस्ट को, ये 2.5 मीटर है, ये थीटा है, तो ये क्या बनेगा, 2.5 साइन थीटा, तो U इंटू 2.5 साइन थीटा इसका टॉर्क है। तो एक टॉर्क किसका निकला, U का, एक निकला 12G का, लास्ट R का तो निकलेगा ही नहीं, ये तो एक्सिस के ऊपर काम कर रहे हैं। लास्ट है W कितना लगाएगा, W इंटू दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये 6 मीटर है, ये थीटा है, तो 6 इंटू साइन ऑफ थीटा। तो सारे टॉर्क आ गए। अब इक्वेशन लगा लेते हैं, 12G इंटू जो W का टॉर्क है और 12G का टॉर्क है, एक तरफ है, इसका तो 0 है, इक्वल टू अपथ्रस्ट का टॉर्क है। 12G और W का टॉर्क एक तरफ है, उधर से अपथ्रस्ट का टॉर्क है। अब प्रॉब्लम यह है कि अपथ्रस्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अपथ्रस्ट की वैल्यू होगी क्या, अपथ्रस्ट है वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन, देखिए डूबी हुई रॉड का पोर्शन का वॉल्यूम, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू G, क्योंकि अपथ्रस्ट में डेंसिटी ऑफ वाटर यूज करते हैं, तो अपथ्रस्ट में वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू G। अब वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन कितना होगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेट करने के लिए एक काम करते हैं, आपको इस क्वेश्चन में मास ऑफ द रॉड पता है 12 kg, आपको इस क्वेश्चन में डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी पता है, आप रिलेटिव डेंसिटी 0.5 को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करके डेंसिटी ऑफ रॉड निकाल लें, और आप मास बाय डेंसिटी करके वॉल्यूम ऑफ रॉड निकाल लें, पूरी रॉड का वॉल्यूम इसके इक्वल आएगा। आ गया, वाटर की डेंसिटी पता ही है। अब पूरी की पूरी रॉड का वॉल्यूम आ गया, पर मैं इंटरेस्टेड हूं सबमर्ज्ड वॉल्यूम के अंदर। सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना है, 5/6 रेशियो है ना, 6 मीटर की लेंथ है, पर 5 मीटर पानी के अंदर है, तो कितना वॉल्यूम आएगा, 5/6 फ्रैक्शन आ गया इंटू वॉल्यूम ऑफ रॉड, तो 5/6 इंटू ये वॉल्यूम को यहां पुट कर दिया, ये आया वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन। तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन को जब यहां पुट किया तो क्या आ गया, अपथ्रस्ट आ गया। अपथ्रस्ट को यहां पुट किया तो सॉल्व करके क्या आएगा, W निकालते रहना, आंसर आएगा। तो इस तरीके से W आएगा, मतलब ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं, पर आपको हर बुक में ये ऐसा रॉड लटकती दिखेगी, आपको तंग भी कर सकती है, आपको आइडिया पता लग गया कि इसको करना कैसे। ठीक है, यहाँ तक आप तो, हाँ फिर तो 2 ही क्वेश्चन तो बनी गई है ना, अब तो हो ही जाएगा।